आज का मेरा टॉपिक है समाजशास्त्र उद्भव एवं विकास। इसके पहले हमने दो टॉपिक की चर्चा कर दी है। आज का यह टॉपिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि समाजशास्त्र पढ़ने से पहले ये जानना ही है कि हमें समाजशास्त्र है क्या, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, विदेश बाहर कैसे हुआ, यूरोप में कैसे हुआ, इंडिया में कैसे हुआ। तो यह जानने से पहले कुछ हिस्ट्री की हम बात करते हैं, कुछ इतिहास की बात करते हैं कि वो कौन से कारण थे, वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिसने समाजशास्त्र विषय को जन्म दिया। एक थिंकर हैं, एक विचारक हैं, रॉबर्ट बर्नस्टीन। वो बोलते हैं, अपनी बुक है द सोशल ऑर्डर में, कि समाजशास्त्र का अतीत काफ़ी पुराना है। एक विषय के रूप में समाजशास्त्र भले नवीन है, लेकिन इसका अतीत बहुत पुराना है। मतलब क्या कि जो समाजशास्त्र में हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो समाज का ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं पहले से भी समाज के बारे में अध्ययन हुए होंगे, इसीलिए तो इनका ये कंसेप्ट है। उस पर हम बात करते हैं। जो टीबी बाल्टीमोर एक चिंतक हैं, उन्होंने समाजशास्त्र का जो विकास है, ओरिजिन है, उसको 4 चरणों में बांटा है कि कैसे कैसे समाजशास्त्र का डेवलपमेंट होता है, कैसे कैसे विकास होता है। बात हम करें तो समाजशास्त्र के उत्पत्ति में मुख्य रूप से 2 ही कारण हैं। 2 क्रांतियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें एक है फ्रांसीसी क्रांति और दूसरा है इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। लेकिन उसको जानने से पहले हम इन अवस्थाओं की चर्चा करेंगे जो बाल्टीमोर ने चर्चा की है। इसमें कुछ विचारक रहे हैं, सामाजिक विचारक रहे हैं, जिसने समाज से संबंधित अपने विचारों को बताया है। उन विचारकों में फर्स्ट स्टेज की हम बात करें तो प्लेटो और अरस्तु का नाम आता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये दार्शनिक हैं। इसमें प्लेटो की बुक है जो द रिपब्लिक, और अरस्तु की बुक है एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। ये सभी स्टूडेंट्स को जानना चाहिए, समाजशास्त्र के सभी विद्यार्थियों को। अक्सर ये क्वेश्चन 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आता है। जो बच्चे बीए फर्स्ट ईयर के हैं, जो मल्टीपल चॉइस पेपर है, उसमें ये क्वेश्चन आते हैं कि एथिक्स एंड पॉलिटिक्स या द रिपब्लिक किसकी बुक है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या था कि जो तात्कालिक जो भी सामाजिक जीवन था, उसकी इन्होंने चर्चा की कि पारिवारिक जीवन कैसा था, लोगों के रीति रिवाज क्या थे, परंपराएं कैसी हुआ करती थी, सामाजिक जीवन कैसे चलता था, इसके बारे में चर्चा थी। दूसरा जो स्टेज आता है वह 6वीं से 14वीं शताब्दी के बीच आता है। यहाँ पर जो है वह जो भी सामाजिक समस्याएं थी उसको तार्किकता के आधार पर समझने की बात की जाती है। मतलब कि कोई भी चीज़ है उसको तार्किक तरीके से हम कैसे समझें, कैसे जानें। ये नहीं कि जो भी कह दिया गया उसको हम स्वयं स्वीकार कर लें, उसको तर्कों के आधार पे उसको समझें। इसमें जो थे मुख्य रूप से थॉमस एक्विनास और दांते, 2 विचारक थे, बहुत महत्वपूर्ण विचारक हैं, थॉमस एक्विनास और दांते। इसकी अभी हम चर्चा इनके बारे में आगे करेंगे। मैं शॉर्ट में बस एक बताने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं सबकी डिटेल चर्चा करूँगा। इनके बुक के बारे में बताएंगे, क्या सिद्धांत दिए उसके बारे में बताएंगे। थर्ड स्टेज जो आता है वह है 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच है, जिसमें मुख्य रूप से जो विचारक हैं हॉब्स, लॉक, रूसो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट विचारक हैं। इनकी भी किताबें आती हैं, इनकी बुक हैं जिस पर कि अक्सर क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आगे कौन कौन सी इनकी बुक हैं, क्या क्या इनके विचार हैं जो उन्होंने समाज के प्रति दिया है। तो अब क्या है कि इस युग में जो है वह वैज्ञानिक विधि, विज्ञान को महत्व दिया जाने लगा। वैज्ञानिक विधि के आधार पे समाज में चीज़ों को जानने की कोशिश किया जाने लगा। विज्ञान मतलब एक्सपेरिमेंट, प्रयोग के आधार पे। जैसे कि अगर पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो यह वैज्ञानिक विधि, कार्य कारण संबंध के आधार पर ही इसको जाना जा सकता है। मतलब विज्ञान वैज्ञानिक विधि के आधार पे। इसमें आते हैं सर थॉमस मूर मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू की एक बुक है द स्पिरिट ऑफ लॉज। ये भी 1 नंबर के क्वेश्चन में भी है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट इसको ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चन आता है कि द स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी बुक है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। फोर्थ स्टेज जो है वह है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है, जिसमें कि ऑगस्ट कॉम्ट का जन्म होता है। यही समाजशास्त्र की शुरुआत है। 1798 ईस्वी में ऑगस्ट कॉम्ट का जन्म होता है।
ये तो एक छोटा सा हमने स्टेप बाय समझाया, लेकिन सारे जो रीजन्स हैं इसी में हैं। इस 14वीं शताब्दी के बाद से ये यहाँ तक 4th स्टेज तक, मतलब कि 2nd स्टेज के बाद और 4th स्टेज के बीच में ये सारे रीजन्स हैं जो कि समाजशास्त्र को उत्पन्न करने में अपना योगदान देते हैं। अब वो क्या हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। जो दो मुख्य क्रांतियाँ होती हैं, औद्योगिक क्रांति और इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति 1760 और फ्रांस की क्रांति है 1789। इन दोनों क्रांतियों के विषय में हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इन दोनों क्रांतियों के विषय में हम नहीं जाने, समाजशास्त्र को हम नहीं समझ सकते कि समाजशास्त्र एक विषय के रूप में कैसे आया, क्योंकि इन्हीं दो क्रांतियों में वो सारे कारण छिपे हुए हैं जो समाजशास्त्र की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं। अब हम बात करते हैं कि यूरोपीय समाज की थोड़ी हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। क्यों बात करें? क्योंकि समाजशास्त्र की उत्पत्ति यूरोप से हुई है, इसलिए हमें यूरोपीय समाज की स्थिति के बारे में जानना होगा। थोड़ा सा इतिहास जानते हैं कि क्यों, वो कौन से कारण थे जिसने क्रांति की बात की, क्यों क्रांति हुई, आखिर में क्रांति क्यों होती है किसी समाज में। जब सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं, टूटने लगती हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है, उस स्थिति में समाज में क्रांति होती है। और हुआ ऐसा था कि यूरोप की जो हिस्ट्री हम बात करें तो यूरोपीय जो समाज था वो परंपरावादी समाज था, सामंतवादी व्यवस्था लागू थी, सामंत लोग शासन का कार्य करते थे। समाज जो था वो 3 वर्गों में विभक्त था। उसमें जो व्यवस्था थी उसमें फर्स्ट में स्टेज में जो थे वह समाज के पूंजीपति मालिक वर्ग हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे, जिनके पास भूमि का अधिकार था, जिनके भूमि पर श्रमिक किसान कार्य करते थे। दूसरा जो वर्ग था वो पादरियों का था, धर्म गुरुओं का था, वह इनकी रक्षा का कार्य करते थे। तीसरा जो था वह सामान्य लोग था, सामान्य जनता थी, किसान थे। जो ये कैटेगराइजेशन था यूरोपीय समाज का, लोगों का शोषण हुआ करता था, दमन हो रहा था, सामंतवादी व्यवस्था प्रचलित थी, दास प्रथा प्रचलित थी, समाज में अव्यवस्था फैली हुई थी। थोड़ी सी हम बात करें उसी में कि जब परंपरावादी स्वरूप था, सामंतवादी व्यवस्था थी, धर्म का वर्चस्व था, ऐसा माना जाता था कि राजा जो है वह ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर ने उसे स्वयं भेजा है और वह जैसा कहता था लोग उसको ऐसा स्वीकार करते थे। क्यों? क्योंकि लोग तर्क पर अपनी बातों को नहीं रख सकते थे, धर्म का प्रभाव इतना ज़्यादा था। उसके बाद से इसी समय एक युग आता है, 2 युग की हम और चर्चा करेंगे। एक है प्रबोधन, इनलाइटनमेंट, और दूसरा है रेनेसा, पुनर्जागरण। तो थोड़ी देर के लिए इसको रोक के हम उस पर बात करते हैं कि प्रबोधन काल क्या है और पुनर्जागरण क्या है। तो प्रबोधन जो है वह है जागृत होना, जगना। मतलब कि अगर पूरे हिस्ट्री की हम बात करें तो प्राचीन समय में क्या था, व्यक्ति का स्वतंत्रता थी, धर्म का महत्व था, लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता थी। मध्य युग जो आता है 6वीं से 14वीं शताब्दी के बीच, उस समय क्या था कि धर्म का वर्चस्व बहुत ज़्यादा हो गया था, व्यक्ति की स्वतंत्रता छिन गई थी, लोगों का शोषण होता था, जैसा राजा कहता था प्रजा वैसी बात मानती थी। फिर जब आधुनिक युग आता है 14वीं शताब्दी के बाद से लोग जागना शुरू करते हैं, लोग अपने अधिकारों के बारे में सोचना शुरू करते हैं। प्रबोधन का मतलब है कि अब जो भी चीज़ें हैं वह तर्क पर आधारित होंगी, विज्ञान पर आधारित होंगी, लोग समझेंगे। मतलब कि विज्ञान की बात तब होती है जब कार्य कारण संबंध की बात होती है, मानववाद की बात होती है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात होती है। ये सारी चीज़ें जो है प्रबोधन के समय, प्रबोधन काल में ये सारी चीज़ें आती हैं। उसी के साथ साथ अब पुनर्जागरण की हम थोड़ी देर के लिए बात, क्योंकि यह विषय जो है वह हिस्ट्री का है, लेकिन ये इस समाजशास्त्र में इसको जाने बिना हम समाजशास्त्र की उत्पत्ति को नहीं समझ सकते हैं। पुनर्जागरण क्या है कि पुनः जागृत होना,
जो भी सामाजिक व्यवस्था टूट चुकी थी, समाज में अव्यवस्था फैल चुकी थी, लोगों का शोषण होता था, धर्म का प्रभुत्व इतना ज़्यादा था कि लोग अपनी बातों को रख नहीं सकते थे, राजा के सामने कह नहीं सकते थे। अब क्या होता है कि जब तर्कवादी सोच डेवलप होती है, उस समय यूरोप में जो है पुनर्जागरण का जो समय आया, उसमें वहाँ की संस्कृति, संगीत, कला, विज्ञान सब में नए तरीके से परिवर्तन शुरू हुआ, जो कि 1480 से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच का जो समय था पुनर्जागरण का, जो भी पुराने समय की जो व्यवस्थाएं टूट चुकी थी वह फिर से जागृत होने लगी। लोग नए तरीके से अब जगना शुरू कर दिए, नए तरीके से सोचना शुरू कर दिए, तर्कों के आधार पर अपनी बात को रखना शुरू कर दिए। ये दोनों जो समय था प्रबोधन और पुनर्जागरण, पुनर्जागरण जो है वह सैद्धांतिक आधार पे, और उसी का व्यवहारिक आधार प्रैक्टिकली जो है प्रबोधन है। तो ये जो दोनों समय थे, ये दोनों काल थे, वो फ्रांस की क्रांति जब हुई और ये सारी चीज़ें यूरोप में अव्यवस्था फैली हुई थी, उसी समय ये जो पुनर्जागरण था उसमें क्या था कि दो क्रांतियाँ और महत्वपूर्ण, एक वाणिज्यिक क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति। मतलब कि इन दोनों क्रांतियों का जो समय चला 14वीं शताब्दी के बाद से 18वीं शताब्दी तक, वही पुनर्जागरण का काल था। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं कि क्या हुआ और कैसे जो यूरोप का समाज था, परंपरावादी समाज था, वो कैसे टूटा। अब क्या था कि जब ये प्रबोधन का समय आया तो लोग धर्म को चुनौती देने लगे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करने लगे, वैचारिकी पर महत्व दी जाने की बात शुरू हो गई, राजतंत्र की समाप्ति की बात हुई, लोकतंत्र का उदय की बात हुई। थोड़ा सा फ्रांस की अगर हम आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें, उस समय यूरोप की जो क्रांति हुई थी, उस समय यूरोप की जो आर्थिक स्थिति थी उसमें 200 वर्षों तक लगभग बोर्बन राजवंश का शासन था। लुई 14वें के शासन के बाद लुई 15वां आता है, शासन करता है। लुई 15वें के बाद लुई 16वां शासन करने आता है, और वह उस स्थिति में फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी यूरोप की, वह बिल्कुल दयनीय होती जाती, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब होती जाती, लोगों का शोषण होता है, जनता त्राही त्राही करती है, लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता, इतनी आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। उसी समय जो है जब हम इसके सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन की बात हम करते हैं, अब फ्रांस की क्रांति की जो हमने आर्थिक स्थिति की दशा की बात की, अब हम देखते हैं कि बौद्धिक विकास का सिलसिला कैसे शुरू होता है। मतलब कि जो प्रबोधन युग शुरू होता है तो कैसे लोगों का तर्क पर विश्वास बढ़ता है, उसी बौद्धिक विकास की अवस्था में हम बात करते हैं। तो मॉन्टेस्क्यू, जो यहाँ हमने बताया था, मॉन्टेस्क्यू, इनकी बुक थी स्पिरिट ऑफ लॉज। इन्होंने अपनी बुक में बताया कि सिद्धांत या सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। जैसा कि पहले यूरोप में क्या था, सामंतवादी व्यवस्था थी, राजा का शासन था, सत्ता एक जगह निहित थी। तो इसने जब सेपरेशन ऑफ पावर में बताया कि जो भी सत्ताएं हैं, न्यायिक, विधायिक और प्रशासनिक सत्ता जो है, उनका सेपरेशन होना चाहिए, वो अलग अलग होना चाहिए। तो इस हिसाब से अब देखिए धीरे धीरे फ्रांस में जो चेंजिंग, बौद्धिक वर्ग, नया बौद्धिक वर्ग जन्म लेता है, तर्कों पर बात करता है, तो चेंज शुरू हो रहा है, ये 17वीं शताब्दी के लास्ट से। उसके बाद से जो है ये आता है, फिर उसके बाद से वॉल्टेयर आते हैं। तो वॉल्टेयर जो बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की, बोलने की स्वतंत्रता की बात करते हैं। दांते जो हैं वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं। रूसो है, जो उनकी बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, उसमें उन्होंने कहा है कि प्रजा को अपना राजा चुनने का स्वयं अधिकार होना चाहिए, जैसा कि पहले यूरोप में नहीं हुआ करता था। वो एक व्यवस्था चली आती, राजशाही व्यवस्था चली आती, वो सब टूटने लगी। अब समाज में एकदम उथल पुथल फैल गया, जो कि फ्रांस की जो क्रांति थी वह मुख्यतः स्वतंत्रता और समानता,
स्वतंत्रता और समानता, ये दो कॉन्सेप्ट है, ये इसी पर आधारित थी। क्यों? क्योंकि जो यूरोप की जनता थी बिल्कुल त्रस्त हो चुकी थी, जो भी एक प्राचीन समय से जो व्यवस्था चली आ रही थी, लोगों की स्वतंत्रताएं छीन गई थी, उनका हनन हो रहा था, शोषण हो रहा था। उस स्थिति में जो ये फ्रांस की क्रांति बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई, और ये इस तरीके से जो बौद्धिक वर्ग था फ्रांस में, उन्होंने अपनी बात को रखी और समाज में अचानक से नया परिवर्तन दिखने लगा। ये तो रही फ्रांसीसी क्रांति। दूसरी आती है औद्योगिक क्रांति। अब इसके बाद आती है औद्योगिक क्रांति की हम बात कर लें, जो दूसरी महत्वपूर्ण क्रांति है। मतलब कि क्या था कि अभी तक जो है उत्पादन जो होता था घरेलू स्तर पर होता था। औद्योगिक क्रांति लगभग 1760 के आसपास होती है। इसी को फैक्ट्री प्रणाली, मतलब उत्पादन, औजार, तकनीकों में विकास होने लगता है, फैक्ट्रियों में निर्माण का कार्य शुरू होने लगता है, व्यापार बढ़ने लगता है। तो जब अचानक से कोई भी व्यवस्था टूटती है, जैसे कोई व्यवस्था कई दिनों से स्थापित है और अचानक से उसमें परिवर्तन होना शुरू हुआ, तो निश्चित रूप से उस समाज में जो है परिवर्तन अपने आप होगा, लेकिन परिवर्तन ऐसा होगा कि अव्यवस्थित परिवर्तन होगा, नियोजित परिवर्तन नहीं होगा। उसी अव्यवस्थित परिवर्तन, जैसे कहा जाता है ना कि किसी भी समाज की जो तात्कालिक परिस्थिति और विचारधारा दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है। मतलब कि अब जो समाजशास्त्र की उत्पत्ति हो रही है, ये दो जो क्रांतियां हुई महत्वपूर्ण, यही दोनों मेन क्रांतियां हैं। इन्हीं दो क्रांतियों से ये सारी चीज़ें संबंध हैं, ये सारे दार्शनिक विचारक जो भी हैं वो संबंधित हैं। तो ये दोनों जो क्रांतियां थी, इसके बाद जो है जो समाज की जो परिस्थिति थी और उस पर कुछ लोग थे, समाज के जो बौद्धिक वर्ग था, वह सोचना शुरू किया कि आखिर में जो समाज में अव्यवस्था बन रही है, समाज में बदलाव आ रहा है, उसको नियंत्रित कैसे किया जाए, समाज को व्यवस्थित कैसे किया जाए। तो उसी समय 1798 में ऑगस्ट कॉम्ट का जन्म होता है। उसके पहले सेंट साइमन जो थे, इस सारी समाज को सोचे कि कैसे व्यवस्थित किया जाए, कैसे, उसी पर उन्होंने अध्ययन का कार्य किया और सोचा कि इसको एक जगह से सीमित किया जाए और समाज की जो व्यवस्था अव्यवस्था फैली है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो उसी के अध्ययन के लिए उन्होंने सबसे पहले अपनी बात रखी, एक विषय की उन्होंने नींव रखी, जिसका नाम उन्होंने दिया था सामाजिक जीव विज्ञान। इसी समय जो अगस्त कॉम्ट का 1798 में जन्म हुआ, धीरे धीरे वो सेंट साइमन से मुलाकात हुई, सेंट साइमन उनके गुरु हुए। उसके बाद से दोनों ने सोचा कि जो समाज में अव्यवस्था फैली हुई है उस पर विचार किए, सोचे कि वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक ढंग से उस पर सोचना होगा कि समाज की अव्यवस्था को कैसे दूर किया जाए, कैसे समाज में स्थिरता लाई जाए। कोई एक ऐसा विषय होना चाहिए जो इस पर की अध्ययन का कार्य करे। फिर दोनों ने मिलकर जो है एक बुक, सेंट साइमन और ऑगस्ट कॉम्ट ने एक बुक लिखा, वो है प्लान ऑफ साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। फिर दोनों ने मिलकर इस बात को, लेकिन संयोग ऐसा बना कि 1822 ईस्वी में सेंट साइमन और ऑगस्ट कॉम्ट दोनों अलग हो गए। फिर सेंट ऑगस्ट कॉम्ट ने इस एक विषय बनाया जिसके माध्यम से उस समाज का अध्ययन किया जाए, यूरोपीय समाज का। तो उन्होंने उसका नाम सोशल फिजिक्स रखा, सामाजिक भौतिकी। पुनः 1838 में इसी विषय का नाम बदलकर उन्होंने समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी रखा। तो इस तरीके से देखा जाए कि समाज शास्त्र जो उत्पत्ति हुई, समाज कैसे डेवलप हुआ, कैसे एक विषय के रूप में आए, तो ये सारे वो कारण थे, वो सारी परिस्थितियाँ थी जिसने, जो कि यूरोप में चल रही थी और जिसने समाजशास्त्र विषय को जन्म देने में अपना योगदान दिया। थोड़ी देर के लिए अगर समाजशास्त्र पर हम इस पर हम डिटेल अभी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी इस पर बस बता दें कि समाजशास्त्र जो है शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना, लैटिन और ग्रीक, सोशियस और लोगस। सोशियस का मतलब समाज, लोगस का मतलब विज्ञान, मतलब कि समाज का विज्ञान। इस प्रकार से जो है समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई। अब इसका डेवलपमेंट, विकास कैसे, किस तरीके से हो रहा है, कैसे कहाँ पढ़ाई शुरू हुई समाजशास्त्र विषय की, और आगे कैसे इंडिया में ये धीरे धीरे एक्सप्लोर हुआ, धीरे धीरे पढ़ाई शुरू हुई, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद। टॉपिक ये समाप्त हुआ। अब जो है थोड़ा सा अपने विद्यार्थियों के लिए एक संदेश, पुनः मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो कोविड-19 की
समस्या हमारे समाज में विकराल रूप लेती जा रही है, उससे आप नित्य बचें। अपने बड़ों को जागरूक करें, छोटों को जो नहीं समझ पा रहे हैं उनको बाहर जाने से रोकें। कम लोग बाहर जाएं, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का यूज करें, बाहर का खाना ना खाएं, घर का बना खाना खाएं, नित्य व्यायाम करें, योगा करें और स्वस्थ रहें।